नमस्ते। आज हम एक ऐसी सरकार की बात करने वाले हैं जो दिल्ली या किसी राज्य की राजधानी में नहीं बैठती। नहीं, ये सरकार तो हमारी अपनी गली, हमारे अपने मोहल्ले और गांव में है। जी हां, आज हम समझेंगे स्थानीय शासन को, यानी वो सरकार जो हमारे सबसे करीब है। अच्छा, एक बात सोचिए, घर के सामने वाली सड़क टूट जाए या स्ट्रीट लाइट खराब हो जाए तो शिकायत किससे करेंगे? क्या सीधा सीएम को फोन मिलाएंगे? नहीं ना। यही तो वो छोटी छोटी मगर रोज की जरूरतें हैं जो हमें लोकल गवर्नमेंट की अहमियत बताती हैं। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये मुमकिन भी है कि दूर किसी राजधानी में बैठी सरकार हमारी गली की प्रॉब्लम को ठीक से समझ भी पाए? अरे, स्थानीय मुद्दों का सबसे अच्छा हल तो वही लोग निकाल सकते हैं जो उन मुश्किलों को रोज झेलते हैं, है ना? तो फिर ये स्थानीय शासन है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये वो सरकार है जो हमारे सबसे पास है। एक ऐसा सिस्टम जो गांव और जिला लेवल पर काम करता है ताकि परेशानियां जल्दी और कम खर्च में सुलझ जाएं। कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र की होम डिलीवरी है, सीधे हमारे दरवाजे तक। ठीक है, ये सब तो हुई थ्योरी की बातें, पर असल जिंदगी में इसका मतलब क्या होता है? इसका असर कैसे दिखता है? चलिए, इसे समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। एक सच्ची कहानी, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की। मिलिए गीता राठौर से। साल था 1995। गीता मध्य प्रदेश के एक गांव की सरपंच चुनी गईं, वो भी एक रिजर्व्ड सीट से। उनकी कहानी इस बात की मिसाल है कि जब पावर सही हाथों में ग्रास रूट लेवल पर पहुंचती है तो क्या कमाल हो सकता है। और देखिए, गीता ने सिर्फ सड़कें या नालियां नहीं बनवाई, उनका काम इससे कहीं आगे था। उन्होंने गांव का जो तालाब सूख चुका था उसे फिर से जिंदा कर दिया। गांव में औरतों के खिलाफ हो रही घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई, और तो और एक सरकारी अफसर के गलत ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज किया और केस जीता भी। कमाल है ना? तो गीता की कहानी से एक बात साफ हो जाती है कि स्थानीय समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान स्थानीय लोग ही कर सकते हैं। वही तो हैं जो जमीनी हकीकत जानते हैं। अब सवाल ये है कि गीता जैसी हजारों कहानियां पूरे भारत में सच कैसे हो पाईं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक फैसला था, एक ऐसा कदम जिसने हमारे लोकतंत्र की जड़ों को और गहरा कर दिया। और ये कदम उठाया था हमारे संविधान ने। तो चलिए जरा इतिहास में झांकते हैं कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। देखिए, भारत में लोकल गवर्नेंस का आइडिया कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। प्राचीन भारत में गांव में सभाएं हुआ करती थी। फिर 1882 में लॉर्ड रिपन ने भी कोशिश की, पर आजादी के बाद भी ना कई दशकों तक इन्हें संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। ये बस राज्य सरकारों के रहमो करम पर थे। फिर आया साल 1992, जो सब कुछ बदलने वाला था। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, ये एक क्रांति थी। जरा फर्क देखिए, 1992 से पहले चुनाव कब होंगे कोई नहीं जानता था। उसके बाद हर 5 साल में चुनाव कंपलसरी हो गए। पहले ये संस्थाएं राज्य सरकार पर निर्भर थीं, अब इन्हें संविधान से ताकत मिली। और सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी बदलाव, महिलाओं की भागीदारी जो पहले ना के बराबर थी, अब उनके लिए 1/3 सीटें रिजर्व हो गईं। तो ये दो चीजें गांठ बांध लीजिए, साल 1992 और संविधान के 73वें और 74वें संशोधन। यही वो जादू की छड़ी थी जिसने पंचायतों और नगरपालिकाओं को वो संवैधानिक ताकत और पहचान दी जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे थे। अच्छा, तो संविधान ने पावर तो दे दी, पर यह पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? आइए इसे भी समझ लेते हैं। हमारे देश में गांवों के लिए एक 3 लेवल का ढांचा है। इसे ऐसे समझिए कि एक पिरामिड है। सबसे नीचे यानी गांव के लेवल पर है ग्राम पंचायत, बीच में ब्लॉक लेवल पर आती है मंडल या ब्लॉक समिति, और सबसे ऊपर पूरे जिले के लिए है जिला परिषद। अब इस पूरे सिस्टम की जो सबसे जबरदस्त बात है ना, वो है रिजर्वेशन। सोचिए, सभी लोकल बॉडीज में 1/3 सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये एक ऐसा फैसला था जिसने भारतीय राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, अनुसूचित जाति और जनजाति यानी एससी और एसटी समुदायों के लिए भी उनकी आबादी के हिसाब से सीटें रिजर्व हैं। कमाल की बात तो यह है कि ये रिजर्वेशन अध्यक्ष और सरपंच जैसे टॉप पदों पर भी लागू होता है। मतलब कोशिश ये है कि लोकतंत्र में सबकी आवाज शामिल हो। अब ताकत तो दे दी, पर काम क्या करेंगे? संविधान ने इन पंचायतों को पूरे 29 सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी है। इसमें खेती बाड़ी, पानी, सड़कें बनाने से लेकर औरतों और बच्चों के विकास तक
सब कुछ शामिल है। मतलब इनके पास काम करने और बदलाव लाने का एक बहुत बड़ा कैनवस है। तो सवाल ये है कि इस पूरे बदलाव का, इस संवैधानिक हक का जमीन पर क्या असर हुआ। चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, और यकीन मानिए ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि पूरे भारत में हर 5 साल में लोकल बॉडीज के लिए कितने लोग चुने जाते हैं? संख्या है लगभग 32 लाख। जी हां, 32 लाख। ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट है। इतने सारे चुने हुए नेता शायद ही दुनिया के किसी और देश में हो। और इन 32 लाख में से कम 13 लाख महिलाएं हैं। सोचिए, उस 1/3 रिजर्वेशन वाले कानून की वजह से आज 13 लाख से ज़्यादा औरतें लोकल लीडर हैं जो अपने गांव और शहर के लिए फैसले ले रही हैं। ये किसी खामोश क्रांति से कम नहीं है। और ये महिलाएं सिर्फ सदस्य बनकर नहीं रह गईं, बल्कि वो लीडर भी बनी। आज की तारीख में 200 से ज़्यादा महिलाएं जिला परिषदों की प्रेसिडेंट हैं, 2000 से ज़्यादा ब्लॉक प्रमुख हैं और 80,000 से ज़्यादा सरपंच हैं। ये नंबर, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब मौका मिलता है तो महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। इन संशोधनों ने सच में लाखों औरतों को घर की 4 दीवारी से निकालकर पंचायत के मंच तक पहुंचाया है, उन्हें एक पहचान दी है, एक ताकतवर आवाज दी है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अब सब कुछ परफेक्ट है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। चुनौतियां आज भी हैं, और सबसे बड़ी चुनौती है पैसों की। ज्यादातर लोकल बॉडीज के पास अपना फंड नहीं होता। उन्हें आज भी पैसे के लिए राज्य सरकारों का मुंह देखना पड़ता है, और इससे उनकी आज़ादी पर, उनके काम करने की ताकत पर असर पड़ता है। तो आखिर में हम सबके सामने यही सवाल आकर खड़ा हो जाता है, कानून ने तो ताकत दे दी, पर क्या वो असली ताकत वाकई गांव के हर आम इंसान तक पहुंच पाई है? लोकल गवर्नेंस का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जारी है, और इसे और मजबूत बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस पर सोचिएगा जरूर।